ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इससे पहले भी अपलोड किया हुआ है, चैप्टर 17 तक अपलोड किया हुआ है मैंने, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तक। तो और जैसे कि मैंने बताया था कि जब मैं सेकेंडरी पे आऊँगा तो मैं पहले आखिरी के 2 चैप्टर कवर करा दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ताकि वो स्टूडेंट जो स्टार्ट से ज्वाइन किए हुए तो उनका कंप्लीट हो जाए कोर्स ओवरऑल। ठीक है, तो इसी वाले से चैप्टर 18 में आज डिस्कस करूँगा, दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024 के, की क्लासिफिकेशन पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, उनके नोमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, ये चीज़ें हैं। तो आसान सा चैप्टर है, 1 से 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाता है ईजिली, छोटा सा चैप्टर है। आप जानते हैं कि ये सेकेंडरी में भी एक छोटा सा ही चैप्टर था। अगर आप सेकेंडरी केमिस्ट्री में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी इट वाज अ स्मॉल चैप्टर। ठीक है, तो आसान है। और चूँकि न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे नहीं कुछ भी, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत से रिएक्शंस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तभी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, RCOOH। ये सबको पता है, RCOOH, या फिर R की जगह पर हम खोल सकते हैं इस R को CnH2n+1COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर जो COOH ग्रुप है, या इसको हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और RC⋅OOH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो COOH ग्रुप है, आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये जो है वो इसका क्या होता है भाई, फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। अच्छा, इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। इन्हीं को कहा जा सकता है ये ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड सारे कैसे एसिड्स होते हैं भाई हमारे पास, ये वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड से वीक होता है। और इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग जो है वो फैटी एसिड भी कह सकते हैं, फैटी एसिड भी कह सकते हैं। लेकिन फैटी एसिड को कहने के लिए इसके अंदर 2 कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए, या एक ही कंडीशन चले मेंटेन करते हैं। फैटी एसिड अगर आपको कहना हो तो दिस मस्ट बी कि ये जो इसमें होनी चाहिए कार्बन, तो उसमें क्या होनी चाहिए, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन अगर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में तो उस सूरत में क्या होगा, ये फैटी एसिड कहलाएगा। अदरवाइज शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग फैटी एसिड नहीं कहते। ठीक है, तो वरना फैटी एसिड कह सकते हैं अगर इसमें 10 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन एटम्स अगर मौजूद हैं तो वो हमारे पास फैटी एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो मसला यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बेसिक बात तो आप जानते हैं। तो अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ RCOOH। अब देखो, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हम 3 टाइप बनाते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहला हमारे पास हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक हमारे पास कहलाता है, दूसरा कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और तीसरा जो हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये फ़र्क सिर्फ क्या है इन तीनों के अंदर, COOH ग्रुप के लिहाज से डिफरेंस है। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जिसमें ये कंपाउंड में सिर्फ 1 COOH ग्रुप मौजूद होते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COOH ग्रुप मौजूद होगा, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे पास मोनो, डाई और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और अब हम एक एक करके इनको समझते हैं, इनको एक एक करके फर्दर क्लासीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप होगा। अब उसमें बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास आ सकते हैं जिसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप है।
ठीक है। तो वो हम इसको इस तरह से मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे RCOOH है। अब R ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, RCOOH इस तरह से फॉर्मूला होगा। अभी जो R है, R के बारे में हम जानते हैं, दिस इज CnH2n+1 होता है ये। अब यहाँ पर N की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अगर हम N की वैल्यू को 0 भी रख सकते हैं, 0 से बड़ी भी रख सकते हैं। तो मैं N की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक डाल देता हूँ। अब अगर N की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा HCOOH हो जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पर N की वैल्यू 0 रखने पर। और 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। 2 रखूँगा तो C2H5COOH। 3 रखूँगा तो C3H7COOH। पता है सबको ये बात। 4 रखूँगा तो C4H9COOH और 5 रखूँगा दिस विल बी C5H11COOH। तो ये अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स आ रहे हैं, ये सारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, सब में एक COOH ग्रुप मौजूद है। अब इनके नेम्स हमारे पास होते हैं। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन IUPAC दोनों नेम हम इसके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों तरह के नेम्स हमारे पास आ सकते हैं, एक IUPAC नेम भी आ सकता है और कॉमन नेम भी आ सकता है। अब IUPAC नेम का तो सिंपल तरीका होता है कि इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से अल्कानोइक एसिड। यहाँ जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ अल्क में आएगी ना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अल्क में ये चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो अल्क के लिहाज से आपको याद होना चाहिए कि अल्क के लिहाज से, ALK के लिहाज से हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं। मीथ बना सकते हैं, ईथ बना सकते हैं, प्रोप बना सकते हैं, ब्यूट बना सकते हैं, पेंट बना सकते हैं, हेक्स बना सकते हैं, हेप्ट बना सकते हैं, ऑक्ट बना सकते हैं, नॉन बना सकते हैं और डेक बना सकते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्क के मतलब मैं बता रहा हूँ, अल्क मतलब क्या होता है। तो अल्कानोइक एसिड मतलब मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर और तो ये अगर हम सबके कॉमन नेम अच्छा IUPAC नेम डालें तो उसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, दिस विल बी मीथानोइक एसिड। इसका क्या बन जाएगा, दिस विल बी इथानोइक एसिड, दिस विल बी प्रोपानोइक एसिड, दिस विल बी ब्यूटानोइक एसिड, दिस विल बी पेंटानोइक एसिड, दिस विल बी हेक्सानोइक एसिड। ये इसके IUPAC नेम्स हो गए सारे, इन तमाम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के। अब अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम डिफरेंट होता है। लैटिन नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद प्लस एक एसिड लगा देंगे, लैटिन नंबर्स के बाद फिर एक एसिड, ठीक है। अब लैटिन नंबर के लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए, 1 को क्या कहते हैं, 2 को 3 को प्रोपायोन, 4 को ब्यूटाइल, 5 को वैलर, 6 को कैप्रो। तो 6 तक याद रखते हैं। तो अब ये इस लिहाज से अब देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाले का पहले फॉर्म लिखेंगे फिर एक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड हो गया ये हमारे पास क्या हो गया, दिस विल बी एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया हमारे पास, दिस विल बी प्रोपायोन, प्रोपायोनिक एसिड। दिस विल बी ब्यूटाइल लिखेंगे फिर एक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। दिस विल बी वैलेरिक एसिड एंड द लास्ट वन विल बी कैप्रोइक एसिड। तो हमारी बात, तो ये इसके नीचे सारे कॉमन नेम्स चलते आ रहे, ऊपर IUPAC नेम, सिंपल। अब इसमें सबकी अकरेंस भी होती है अलग अलग। अब ये जो आप फॉर्मिक एसिड देख रहे हैं, ये आपको जो है ना वो कहाँ मिलता है भाई, जो डंक होता है चोटियों के उसमें मिलता है, ये आपको एंड्स स्ट्रिंग में मिलेगा। बुक में तो गलत था, बीज स्ट्रिंग लिखा हुआ था, ठीक है। ये समय लाल चोटी है उसके डंक में होता है एंड्स स्ट्रिंग में, चोटी के डंक में।
ये तो आपको पता है, एसिटिक एसिड तो हर कोई जानता है, विनीगर में मिलेगा, सिरके में। ये दो याद रखें। ब्यूटारिक एसिड का याद रख लिए कि ये हमारा जो है वो बटर में होता है। तो बस ये हमारे पास अलग अलग इसकी अकरेंस है, जो अब जब कहाँ पाया जाता है। बाकी भी कहीं ना कहीं पाए जाते होंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया सबको तो मसला। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, दिस विल बी कॉल्ड एज, सेकंड जो हमारे पास होता है दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, जिनमें हमारे पास 2 COOH ग्रुप मौजूद होंगे। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है बच्चों, ये COOH हो गया, उसके बाद फिर मतलब इस तरह से ये COOH हो गया, उसके बाद भी CH2 की एक चेन चलती है n नंबर ऑफ कार्बन के साथ, फिर ये COOH हो जाता है। तो बेटा ये देख सकते हैं दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स 2 COOH ग्रुप्स प्रेजेंट हेयर। ठीक है, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नीचे n की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हैं, 0 से लेकर आगे 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं। n कैन बी इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, अब इसमें हमें अलग अलग कंपाउंड बनने शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ आप देखें तो अगर n की वैल्यू, इस वाले n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो कुछ और बन जाएगा। सिक्स तक रख देते हैं उसको भी। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे वैल्यू तो ये आ जाएगा इस तरह से OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह से कंपाउंड आ जाएगा। COOH ट्वाइस भी लिख सकते हैं उसको, हम एक ही बात है। तो ये COOH बॉन्ड COOH लिख सकते हैं। अब सेकंड वाले में क्या बन जाएगा, OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर उसके बाद CH2 आ जाएगा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर OH आ जाएगा। सही है। थर्ड नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह से 2 बार CH2 खुल जाएगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा। उसके अगली बार में क्या होगा, 3 बार CH2 ओपन होगा, CH2 CH2 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O OH। उसकी अगली बारी में क्या होगा कि 4 बार CH2 ओपन होगा, 1 2 3 और ये 4, फिर ये C डबल बॉन्ड OH इसी तरह से चलेगा। उसकी अगली बारी में जो CH2 ओपन होगा बीच में वो 5 टाइम्स ओपन होगा, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इस तरह से आगे आ जाएगा। सबसे लास्ट वाले में ये जो होगा ये 6 टाइम्स ओपन होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं बेटा, दीज ऑल आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज दे ऑल कंटेन 2 COOH ग्रुप्स इन देयर कंपाउंड, इन देयर फार्मूला, इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनके नेम्स क्या बनेंगे सर? तो नेम्स बड़े बेसिक बन जाएंगे। IUPAC कॉमन दोनों बना सकते हैं हर कंपाउंड के। तो सबसे पहले इसका IUPAC बनाते हैं। तो देखो सिंपल IUPAC नेम के लिहाज से क्या रूल है कि फर्स्ट कार्बन है या सेकंड कार्बन है। ठीक है, तो अगर आप नोमेनक्लेचर अगर आपने यकीनन पढ़ा है तो नोमेनक्लेचर के अंदर हमने देखा है कि जिसको हम किस तरह से कह सकते हैं। तो 1,2 ईथन डाइओइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपने किसी और तरह से पढ़ा है ईथन 1,2 डाइओइक, ये भी लिख सकते हैं ना भाई। अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी चला लो, आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों परफेक्ट है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से भी सिखाया हुआ है यूट्यूब पर, इस तरह से भी सिखाया हुआ, आपको जो मर्ज़ी वैसा करो। और दोनों तरीके बुक में भी दोनों तरह से लिखा होता है, कभी ऐसे कभी वैसे, दोनों परफेक्ट है। ठीक है, अब आपके ऊपर है। अच्छा, अब ये क्या हो गया हमारा, देखो 1 2 3 ये हो गया 1,3। अब ईथन नहीं बल्कि प्रोपन डाइओइक एसिड। ये क्या हो गया हमारा 1,4 ब्यूटन डाइओइक एसिड। ये क्या हो गया 1,5 मतलब समझ गए, चेन समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। 1,5 पेंटन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट दिस इज 1,6 हेक्सन डाइओइक एसिड। द नेक्स्ट वन इज 1,7 हेप्टन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट 1,8 ऑक्टन डाइओइक एसिड। उसके साथ और भी चल सकता है, मतलब ये नहीं कि कोई आगे आएगा तो वो भी लॉजिक तो सेम है।
क्योंकि COOH ग्रुप किनारे पे अटैच होते हैं। अच्छा, अब इसकी जब हम उसकी बात करते हैं ना, IUPAC नेम के बाद कॉमन नेम की बात करते हैं, तो कॉमन नेम इन सब के अलग अलग हैं। अब वो याद करना पड़ता है, कॉमन नेम्स को याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कॉमन नेम हम याद करते हैं। अब कॉमन नेम में आप ना एक निमोनिक याद रखते हैं, ओम्स गैप्स, OMSGAPS, ओम्स गैप्स। तो इस तरह से एक सीक्वेंस से याद रखना है, ओम्स गैप्स। ओम्स गैप्स का क्या मतलब है? O4 हमारे पास ये कौन सा एसिड हो गया? ऑक्सैलिक एसिड। M4 ये हमारे पास क्या हो गया? दिस इज मैलोनिक एसिड। S4 क्या हो गया हमारे पास? ये हाँ जी, पता है किसी को? नहीं पता है? दिस इज कॉल्ड सक्सेनिक एसिड। G4 हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड ग्लूटेरिक एसिड। A4 दिस वन इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। P4 कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पार्मोनिक एसिड। और S4 दिस इज कॉल्ड सुबेरिक एसिड। तो ये इस तरह से मैंने याद रखा हुआ है ओम्स गैप्स करके, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पार्मोनिक और सुबेरिक। ठीक है, ये सारे हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो ये मतलब इसमें सब में क्या होता है बेटा? 2 COOH ग्रुप आपको कंपाउंड में कहीं ना कहीं दिखेगा। बहुत आसान बात है, बस नेमिंग है कि नेमिंग थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे आपको। कॉमन में मैंने बता दिया आपको, लॉजिक कैसे याद करेंगे, ट्रिक दे दिया मैंने आपको। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि आप जानते हैं, इट कंटेन्स 3 COOH ग्रुप्स। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं करनी, बस एक एग्जाम्पल याद कीजिए। ठीक है, इसके अंदर अब ये जैसे कार्बन हुआ, 3 तरफ COOH ग्रुप लगा दिया हमने, और एक तरफ हमने OH लगा दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज इट कंटेन्स 3 COOH ग्रुप्स हेयर। तो इसका जो नाम बनेगा कॉमन में, इसका नाम याद रख लीजिएगा। जस्ट पता है इसका क्या नाम है? क्या नाम है इस कंपाउंड का कॉमन में? नहीं पता? किसी को नहीं पता? इस कंपाउंड को कॉमन नेम हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड है, लेमन जूस, नींबू के रस में जो मौजूद होता है, ये उसका फार्मूला है, स्ट्रक्चर है उसका। तो वो एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तभी खट्टा टेस्ट होता है नींबू का। सही है, बस ये हो गया कंप्लीट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये तो बड़ा आसान है, बेसिक है। कॉमन IUPAC से दोनों नोमेनक्लेचर मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं कंपाउंड इस तरह से लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH, उसके बाद फिर ये CH3 आ गया, फिर ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर OH। ये फर्स्ट कंपाउंड है। अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो सिंपल, आप जानते हैं सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने ड्रॉ कर दी। नंबरिंग वहाँ से कर देंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। दैट्स 1 2 3 4। और ये हमारा जो बाहर आ गया, दिस इज़ ब्रांच रेडिकल। तो इसका हमारे पास IUPAC नेम हमारे पास क्या निकल जाएगा? दिस विल बी 2 मिथाइल, उसके बाद ब्यूटानोइक एसिड, या ब्यूटान 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, या ब्यूटानोइक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे ये लगा होता है, ये अंडरस्टूड है। अच्छा, अगर हम इसका कॉमन नेम जब बनाएंगे अगर इसका, तो कॉमन नेम में बस इतना याद रखना होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पर बजाय 1 2 3 के अल्फ़ा बीटा गैमा करते हैं ना, तो ये अल्फ़ा हो गया, फिर ये बीटा हो गया, फिर ये गैमा हो गया, फिर ये अगला डेल्टा होता है। सॉरी हाँ, गलत कर दिया, फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच होता है, ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है, और ये गैमा होता है। अब इसकी लास्ट साहब अल्फ़ा पर मिथाइल लगा है, दिस विल बी अल्फ़ा मिथाइल। अब जो नाम लिखेंगे इसका वो वही लैटिन वर्ड में लिखेंगे। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, तो दिस विल बी कौन सा एसिड हो गया? ब्यूटायरिक एसिड। तो ये अल्फ़ा मिथाइल, ये हो गया हमारा ब्यूटायरिक एसिड। तो ये फर्स्ट समझ में आ गया सबको। अब सेकंड एक और देखो, अगर मैं लिखता हूँ CH3 कार्बन, फिर CH3, फिर CH3, फिर मैं लिखता हूँ कार्बन, फिर लिखता हूँ यहाँ पर Cl हाइड्रोजन, फिर CH2, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर OH। फिर यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टेट हमारे पास बन गई। अब नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5। पहले IUPAC नेम बता देता हूँ।
तो अब देखो क्लोरो भी है और मिथाइल भी है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले क्लोरो आएगा, दिस विल बी 3 क्लोरो, उसके बाद 4,4 डाईमिथाइल, उसके बाद 5 कार्बन, दिस विल बी पेंटानोइक एसिड। सही है। इसी तरह से जितने भी नाम आप बना सकते हैं। अब कॉमन में अगर हम बात करेंगे तब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का सिस्टम हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा। तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी बीटा क्लोरो, उसके बाद गैमा डॉट गैमा, और 2 मिथाइल है तो दिस विल बी डाईमिथाइल, और 5 कार्बन है तो दिस विल बी कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा वैलेरिक एसिड। समझ में आया सबको यहाँ तक? किसके लिहाज से? कोई स्ट्रेंथ के लिहाज से नहीं करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही करते हैं एज़ पर द न्यू बुक। वो ओल्ड बुक की बात है, न्यू बुक में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर रहे हैं। ओल्ड बुक में वो पुराना कॉन्सेप्ट था कि क्लोरो ब्रोमो इस तरह से, फिर वो चीज़ें। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम सारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। बाकी जहाँ तक बात है उसकी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो अलग चीज़ है। यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट सारे लगे हुए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। इधर नोमेनक्लेचर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोमेनक्लेचर शायद आपने नहीं पढ़ा इसलिए दैट्स वाई आप मसला हो रहा है आपको। उसके बाद थर्ड अगर हम आएंगे तो अब जैसे अगर हमें कंपाउंड बनाते हैं CH3 CH, उसके बाद OH, फिर उसके बाद CH2, देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। जहाँ पर भी एक काम करते हैं इधर पर हम CH3 कर लेते हैं या ब्रोमीन लगा देते हैं, ब्रोमो Br लगा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी ऐसे, फिर COOH से नंबरिंग की जाती है हमेशा। फंक्शनल ग्रुप वैसे भी करीब यहाँ से तो 1 2 3 4। अब ये OH आ गया और ये हमारा Br आ गया, तो ये तो ब्रोमो हो गया। और ये OH को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी लिखेंगे ना उसको जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। सही है। अभी हाइड्रोक्सी इसने लिखा चूँकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH था प्रायोरिटी में ऊपर है, इसलिए OH प्रायोरिटी में नीचे होता है। तो उसका हमेशा वैसे भी COOH के साथ जितने भी आते हैं फंक्शनल ग्रुप सब हमेशा प्रीफिक्स में ही लगे होते हैं क्योंकि नीचे ही है सारे। इसी तरह से इसको हम क्या नाम दे सकते हैं अगर हम उसकी बात करें, कॉमन की बात करें। यस, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गैमा हो गया। ब्रोमो तो सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो हो गया मतलब सब्स्टिट्यूएंट क्या हमने पढ़ा था कि जो रेडिकल हो गया, हैलोजन हो गया, NO2 हो गया, OR हो गया, ये हमेशा प्रीफिक्स लगेगा इसका, ये कभी भी इसका सफिक्स नहीं जाता है। कभी भी इसका नाम एंड में आएगा नहीं, इसका नाम आएगा तो शुरू में ही आएगा। इनका नाम एंड का कोई नाम ईजाद ही नहीं हुआ इनका दुनिया में, इनका शुरू का ही नाम है। बाकी OH जो है ना इसका एंड का नाम ओल है, शुरू का नाम हाइड्रोक्सी है। इस तरह से COOH है, एंड का नाम ओइक एसिड है, शुरू में आता नहीं है, वैसे आ गया तो कार्बोक्सी है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स सफिक्स दोनों होते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जो है ना इनको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं इनका सिर्फ हमेशा प्रीफिक्स लगता है, ब्रांच जो अटैच होता है। ये आप नोमेनक्लेचर के लेक्चर देख लोगे आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दिस विल बी कॉल्ड, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ब्रोमो, उसके बाद क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, देन क्या हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। समझ में आ गई बात। ये कॉमन आगे पीछे दोनों नेम समझ में आ गया। उसके एक और देखते हैं, लास्ट देख लेते हैं क्योंकि सारा बन तो ऐसे ही रहा एक ही तरह से रहा है। CH3 CH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH लगा लेते हैं, फिर कार्बन, अच्छा इधर पर ये CH3 सही है, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर Cl लगा लेते हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये OH। ये लास्ट कंपाउंड को हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों से। अब इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अभी हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें ड्रॉ कर दी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करने के बाद अब देखो ये तो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है,
ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं और एक बस हमें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है यहाँ पर, जिसका हमेशा प्रीफिक्स जाएगा, इन सब का भी प्रीफिक्स जाएगा, क्योंकि COOH आपको पता है ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है। नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5। अब ये C से क्लोरो है, ये हेक्सा हाइड्रोक्सी और बीच में आता तो ऑक्सो है, ठीक है, केटोनिक ग्रुप है ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिस विल बी 2 क्लोरो, उसके बाद 4,4 डाई हाइड्रोक्सी, देन 3 ऑक्सो, 5 कार्बन है, दिस विल बी पेंटानोइक एसिड। और यहाँ पर हो जाएगा क्या? अब देखो अल्फ़ा बीटा गैमा लगा देते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, सही है। तो सबसे पहले आएगा अल्फ़ा क्लोरो, उसके बाद गैमा डॉट गैमा डाई हाइड्रोक्सी, उसके बाद बीटा ऑक्सो, फिर वैलेरिक एसिड। समझ गए? बाकी इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम होते हैं, आप जितना भी ग्रुप लगा दो, कुछ भी कर दो, तरीका नहीं है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि दे आर कलरलेस लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं या सॉलिड भी हो सकते हैं अगर हम होमोलोगस सीरीज़ में डाउन जाएंगे तो, क्योंकि आपको पता है सूरत में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो वैसे नॉर्मली जो आप जानते हैं एसिटिक एसिड वगैरह ये सब शुरू के जो हमारे पास होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे। नीचे जाएंगे तो सॉलिड भी आने शुरू हो जाएंगे आपके पास। तो ये ज़्यादातर कलरलेस, जैसे सिरका आप देख लो तो सिरका जो है वो कलरलेस लिक्विड है। ऑर्डर क्या होता है? तो सेकंड पॉइंट है दे हैव अ पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट का मतलब होता है शार्प ऑर्डर, एक तेज़ इनकी खुशबू होती है या महक होती है, नाक में चुभने वाली। अगर आप सिरका है ना, सिरका वैसे अगर आप प्योर स्टेट में एसिटिक एसिड है, उसको अगर आप सूंघोगे तो आपके नाक में, मतलब आपको पंजेंट होता है, वो आपको चुभेगी जाकर आपके नाक में, हलक में चुभेगी जाकर। तो ये पंजेंट ऑर्डर होते हैं, इसकी चुभने वाली स्मेल जिसको हम कहते हैं, ऐसी होती है, शार्प ऑर्डर होती है, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबल इन वाटर होंगे ना भी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इनके अंदर। तो COOH ग्रुप आप देख सकते हैं ना, RCOOH, ये रहा RCOOH। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाटर सॉल्युबल, पानी में हल हो जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई? डिक्रीज होती है, बिल्कुल से डिक्रीज डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब डाउन द सीरीज़ या डाउन द सीरीज़ कह सकते हैं, जब डाउन द सीरीज़ जाएंगे तो ये रेडिकल जो है ना ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपको तो पता है रेडिकल जो होता है वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक देता है हमारे पास? नॉन पोलर। यहाँ से तो पोलर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, लेकिन रेडिकल के पास से नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक आती है। तो जब ये कार्बन चेन बढ़नी शुरू होती है तो सूरत में नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है एक मॉलिक्यूल का, जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऊपर वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं पानी में, नीचे वाले कम सॉल्युबल होते हैं। और रीज़न लॉजिक आप जानते हैं, इतनी केमिस्ट्री हमें पता है कि क्यों। सही क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, तो सिंपल सी बात है जो फॉर्मिक एसिड है या फिर जिसके कम होंगे तो वो जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और ज़्यादा कार्बन वाले जो है वो लेस सॉल्युबल होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी इज़ मोर देन अल्कोहल्स। इनकी बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होती है।
अब रीज़न क्या है, अल्कोहल में भी भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना भाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब रीज़न क्या है कि यहाँ पर पोलर एंड दो जगह पर मौजूद है। देखो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है और इधर पर भी एक चार्ज क्रिएट होता है चार्ज क्रिएट। तो ये जो हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बन जाती है यहाँ पर DDI, और यहाँ तो हमारा LDF बन रहा होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, जो नॉन पोलर कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा रहा है। तो अगर हम देखें तो सिर्फ अगर हम अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो पोलर कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में है, वो ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इसमें तब दो पोलर एंड्स इसके पास मौजूद हैं, एक OH ग्रुप में और एक C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप में। दैट्स वाई इसकी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती, तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक बात? तो मसला आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, छठा पॉइंट, बस ये याद रखिएगा कि दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी, आप याद रखिए हमेशा। एसिडिक स्ट्रेंथ से एक MCQ लाजमी आता है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा हमारे पास वो होगा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स के बाद मिनरल एसिड ज़्यादा एसिडिक होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होंगे फिनॉल से। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा अल्कोहल से। अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा वाटर से, और वाटर ज़्यादा एसिडिक होगा किससे भाई? अल्केन से नहीं, अल्काइन से, मतलब टर्मिनल अल्काइन से। इथाइन कह लें या फिर अल्काइंस कह लें, ज़्यादा बेहतर पूरा ले लें, टर्मिनल अल्काइंस। तो ये इनका ऑर्डर है, मतलब कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। मिनरल एसिड से मुराद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो जाहिर सी बात है, और इन्हीं को हम लोग जो है ना, इन्हीं को हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करते हैं। बाकी उसके बाद सारे जनरली वीक एसिड ही, क्योंकि उसके बाद सारे ये सारे, और ये मिनरल एसिड्स हमारे पास जो है ना वो इनऑर्गेनिक एसिड्स है ना भाई सारे, ये बात समझ आ रही है। और ये सारे इसके बाद जितने भी ये सारे के सारे आ रहे हैं तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से अल्काइंस जो होते हैं वो टर्मिनल अल्काइन, वो सिर्फ हमारे पास पता है कि एसिडिक होते हैं। टर्मिनल अल्काइन वो जैसे C2H2 जैसे मैंने भी आपको बताया, ये एसिडिक होता है। लेकिन वाटर की एसिडिटी इससे भी ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा एसिडिक है अल्काइन के मुकाबले में। वाटर ज़्यादा इसलिए H+ लॉस कर सकता है बनिस्बत अल्काइंस के, तो याद रखिएगा इसकी एसिडिटी। अच्छा, वाटर से ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल ROH, और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है फिनॉल, मतलब बेंजीन के साथ C6H5OH या बेंजीन के साथ OH। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो हमारा OR नेगेटिव आयन बनता है और इसके अंदर हमारा जो है वो C6H5O आयन बनता है, तो अलग अलग आयन बन रहा है ना ये। तो ये तो हमारा जो आयन बन रहा है दिस इज़, क्या बोलते हैं उसको, अल्कोक्सी या अल्कानोएट, क्या कहता है, अल्कोक्सी कहता है ना इसको, अल्कोक्सी आयन है ना, मतलब मिथॉक्सी इथॉक्सी कोई भी हो सकता है। तो ये अल्कोक्सी आयन इसके अंदर हमारे पास जनरेट हो रहा है OR, ठीक है, और ये H+ अगर निकल जाएगा तो, और ये हमारे पास फिनॉक्सी आयन जनरेट हो रहा है, फिनॉक्सी C6H5O। तो आपको पता है फिनॉक्सी आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, अल्कोक्सी आयन अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये H+ अगर एक बार लॉस कर जाए तो दोबारा रिसीव नहीं करता है। और ये स्टेबिलिटी इसको गेन किस वजह से होती है? रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से जो हमारा फिनॉक्सी आयन है C6H5O माइनस ये क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अल्कोहल के मुकाबले में, जो फिनॉल होता है। और जहाँ तक RCOOH की बात करें तो यहाँ जो आयन हमारे पास जनरेट होता है वो होता है RCOO-। ये हमारे पास आयन होता है कार्बोक्साइलेट। अब जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल एक आयन है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा है फिनॉल के मुकाबले में। कार्बोक्साइलेट आयन जो हमारे पास होता है RCOO-। अब ये अच्छा, इसके अंदर भी फर्दर फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके अंदर भी कैटेगराइज हम कर सकते हैं, जैसे कि 2020 में
या 2021 में एक MCQ हमारे पास आया था केमिस्ट्री में कि विच इज़ द मोस्ट एसिडिक वन, और उसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थे। एक एसिडिक एसिड था CH3COOH, एक था हमारे पास क्लोरो एसिडिक एसिड CH2Cl, उसके बाद COOH, एक था डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, और एक चौथा ऑप्शन एक हमारे पास था ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो ये आपकी नज़र से कभी गुजरा होगा ये MCQs पास पेपर में। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट MCQs आया था 2021 में कि भाई बताएं तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। लेकिन तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, आपसे पूछा गया था कि बताएं कि ज़्यादा एसिडिक इन तीनों में से कौन सा है, चारों में से, तो क्या ऑप्शन होगा इसका? 4 ऑप्शन होता था, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। अब देखा जाए तो सर ये तो सारे के सारे एसिडिक एसिड हैं। अब इनमें ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड किस वजह से ज़्यादा एसिडिक है, मतलब डाइक्लोरो या क्लोरो या सिर्फ एसिडिक एसिड क्यों नहीं है, क्या रीज़न है इसके पीछे? याद कर लिया सर आंसर मैंने, यही होता है। तो क्या रीज़न है बताइए? है? अरे देखो भूल गया सर, अब देखो कार्बन है, मैं इसको बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। चलिए OH आ गया, ठीक है, सही है। अब समझ लो, इसको बता दे रहा हूँ कैसे ज़्यादा एसिडिक है। ये जो हमारा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है, तो ये हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। सबसे बताता तुम लोग सब भूल जाते हो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कहाँ से आ जाइए, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब इसमें होता है कि आप जैसे कि अपना एसिड है, अपना H+ लॉस कर दिया इसने, अब ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ये H+ चला गया बाहर, अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए सारे, ठीक है। अब ये इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे दे अगर, तो क्या होगा कि ये एसिडिक कम हो जाएगा। अगर जितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को डिनोट हो जाएगा, उतना ज़्यादा ये लेस एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो आयन हमारे पास बना है, अगर ये स्टेबल होगा ना, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको नहीं देगा, और फिर उस सूरत में ज़्यादा एसिडिक होगा। अब होता है क्या है कि ये डिपेंड करता है यहाँ पर। अब एक इफेक्ट होता है जिसको हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं। उसमें से एक आपके पास होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमारे पास होता है ये रेजोनेंस, एक हमारे पास होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। नहीं पढ़ी है सर तुम, सारा फिर ज़ाया कर दिया तुमने पिछले साल। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो अब इसमें इसके बिना ऑर्गेनिक समझा कैसे आपने फिर? समझ लिया, तभी नंबर नहीं आया, 150 आया। क्यों आया? रीज़न यही है ना, समझोगे नहीं तो कहाँ से आएगा, ये हमसे गलत कर दोगे तुम। अब देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में करते हैं क्या है कि इसमें हम लोग, ये सब चीज़ें आउट ऑफ द बुक होती है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये बुक से आउट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है, बुक वालों को डालना चाहिए, नहीं डालते तो मेरी गलती तो नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कैसे होता है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, इससे हमें मैकेनिज्म को समझने में मदद मिलती है, किसी भी रिएक्शन के या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बिहेवियर को समझने में मदद मिलती है कि उसका क्या बिहेवियर होता है। अब इसमें से एक हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, ये आता है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइपर कॉन्जुगेशन अलग चीज़ है, वो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। अब आप जानते हैं कि Cl जो है ना, यहाँ पर जो Cl है, अब ये जो 3 Cl लगे हुए हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5, 3.5 और ये 3.5। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचते हैं अपने पास है हर तरफ से। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास से खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचेगा, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहे हैं। अभी जब ये खींचेंगे ना, तो पूरे मॉलिक्यूल में किनारे से हर तरफ से खींचेंगे, तो फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचते हुए आएंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचते हुए आएंगे। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्लोरीन उसको अपने पास खींच लेंगे, तीनों जो हमारे पास ये Cl लगे हुए,
अब जब इसको अपने पास खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर इसका, तो ये इस ऑक्सीजन के पास जो है ना, इसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा H+ को। अब जो H+ को दे ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन वापस, तो ये H+ परमानेंटली लॉस हो जाएगा इसमें से। H+ गेन नहीं करेगा थोड़ा सॉल्यूशन के अंदर, इसी की वजह से इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो और जो हमारा ट्राइक्लोरिक एसिड होगा तीनों के सारों के मुकाबले में कैसा होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो ये कहलाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जब इंडक्शन होती है, इंडक्शन से मुराद जब चार्ज की इंडक्शन होते हैं किसी मॉलिक्यूल पे, तो जब हम इसको बनाते हैं तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज शो करते हैं कि सब नेगेटिव चार्ज इन सब पे लग रहा है। ये खींच रहे हैं तो ये अब यहाँ से सब नेगेटिव चार्ज होते हुए यहाँ से खींच जाते हुए आ रहे और इनके पास फर्दर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जा रहा है। तो इन तीनों क्लोरीन पर एक स्ट्रॉन्गर नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेंगे यहाँ से और ये इसको स्टेबल कर लेंगे। और यही वजह होती है कि हमारे पास कि जो है ना वो ज़्यादा कार्बोक्सिलेट आयन, इसी वजह से ज़्यादा हमारे पास जो है वो स्टेबल होते हैं। पर इस वक्त फिनॉक्सी आएंगे, समझ गए बस ये। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या चीज़ देखी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में दोबारा से ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएँ। तो सबसे पहली बात तो ये मैंने बताई कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये हमारे पास या तो लिक्विड्स होते हैं या तो सॉलिड्स होते हैं, गैसेस फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो गैसेस में नहीं होंगे, कलरलेस लिक्विड होंगे या कलरलेस सॉलिड होंगे। जो लोअर मेंबर है जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो लिक्विड्स होंगे, जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो सॉलिड होंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे वही है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्स। जब हम कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो जो रेडिकल है उसमें कार्बन नंबर में इजाफा होगा, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी और स्टेट चेंज होगा। इसलिए हायर जो नंबर वाले कार्बन एटम्स हैं वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सही है, और सारे कलरलेस होंगे। दूसरा पॉइंट बताया कि इनकी एक शार्प और पंजेंट ऑर्डर होगी, उनकी जो स्मेल होगी वो चुभती हुई होगी। और ऑर्डर डिक्रीज डाउन द सीरीज़, और डाउन द सीरीज़ क्या होगा, ऑर्डर डिक्रीज़ होगा। इसके पीछे मैंने ये बात बताई, चूँकि जब डाउन द सीरीज़ जाएंगे तो कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वॉलेटिलिटी जो होगी ना मॉलिक्यूल की वो कम होगी, लेस वॉलेटाइल होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना वो एवोपरेशन नहीं हो रही होगी। इस वजह से जो है वो जब हम डाउन द सीरीज़ जाएंगे तो जो ऑर्डर है, जो पंजेंट ऑर्डर होता है किसका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कम से कम होते रहता है। तीसरी बात बताई कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स व्हाई वाटर सॉल्युबल है। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज द सीरीज़ में टॉप से बॉटम जाते हुए सॉल्युबिलिटी इस वजह से कम हो रही होती है, चूँकि जब टॉप डाउन द सीरीज़ जाते हैं तो क्या होता है कि अल्काइल रेडिकल में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं और जिसकी वजह से नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही होती है डाउन द सीरीज़। ठीक है, अगली बात मैंने बताई कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अल्कोहल होती है, अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक है कि अल्कोहल हमारे पास जो होता है उसके अंदर क्या हमने देखा कि सिर्फ एक ही जगह पर हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, RH, पोलैरिटी सिर्फ OH बॉन्ड में जनरेट हो रही है। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो वहाँ OH बॉन्ड के साथ हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वहाँ पर भी एक पोलैरिटी क्रिएट हो रही होती है, तो जिसकी वजह से जो जब ये सॉल्वेंट के साथ वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी इंटरेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये पानी में जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन सेम यही चीज़ है कि जब हम डाउन द सीरीज़ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी डाउन द सीरीज़। तो अगर यहाँ पर एक MCQs आ जाए इस तरह से कि विच इज़ मोस्ट सॉल्युबल, बताओ इन चारों में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन है, A B C D, 4 ऑप्शन दे दूँ। एक में दे दूँ फॉर्मिक एसिड, एक में दे दूँ आपको एसिटिक एसिड, एक में आपको दे दूँ प्रोपानोइक एसिड और एक में आपको दे दूँ क्या भाई, ब्यूटानोइक एसिड। और आपसे बोलूँ कि बताओ इन चारों में से ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कौन है, तो क्या ऑप्शन होगा इसका, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगा क्योंकि इसकी नॉन पोलर कैरेक्टर इसका सबसे कम है। तो इसका मतलब सिंपल यही हो गया कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या चीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अभी याद करने की चीज़ नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जहन में है कहीं ना कहीं, हमें ये पॉइंट याद नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जब हम फार्मूला देखें, ये फार्मूला हमें हर एक चीज़ बता रहा होता है, जो स्ट्रक्चर इसका है, जर्नल स्ट्रक्चर, सही बात है ना भाई। तो R बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कॉमन सेंस। ये सिर्फ अल्कोहल में नहीं है, हर ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं, ये तमाम कंपाउंड्स के अंदर चल रहा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा, ठीक है, पता लगता है। आखिरी बात मैंने 5वीं बात आपको बताई कि ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अल्कोहल क्या, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ज़्यादा एसिडिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताया,
कि मिनरल एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, और वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है अल्काइन से, और अल्काइंस में टर्मिनल अल्काइंस है, क्योंकि एसिडिक जो है वो सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस होते हैं जिनमें किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, जैसे इथाइन वगैरह। अब इनसे ज़्यादा एसिडिक वाटर है, वाटर H+ दे सकता है। वाटर का मैंने बताया वाटर असल में एम्फोटेरिक होता है, H+ दे भी देता है और H+ ले भी लेता है, दोनों काम कर लेता है, तो एम्फोटेरिक है, डुअल कैरेक्टर है, एम्फोटेरिक है। उसके बाद इन तीन में याद रखना होता है आपको, ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल के मुकाबले में अल्कोहल लेस एसिडिक है, चूँकि अल्कोहल H+ को लॉस करके अल्कोऑक्साइड आयन बनाता है, अल्कोऑक्साइड आयन जो अनस्टेबल आयन होता है, जबकि फिनॉल क्या करता है H+ को लॉस करके फिन ऑक्साइड आयन बनाता है जो एक स्टेबल एनाइन है। जितना ज़्यादा स्टेबल एनाइन जनरेट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास डेवलप होगा। जैसे अगर हम मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, मिथाइल अल्कोहल जब अपना H+ लॉस कर देता है तो मिथॉक्साइड आयन हमारे पास बच जाता है। अब ये मिथॉक्साइड में जो CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG, तो इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ईजिली H+ को दोबारा इलेक्ट्रॉन वापस कर देता है, जिसकी वजह से ये H+ जो लॉस करता है वो वापस गेन कर लेता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एनाइन हमारे पास अनस्टेबल जनरेट हुआ है। तो अल्कोहल्स इतने ज़्यादा अच्छे एसिड नहीं साबित होते हैं बनिस्बत फिनॉल के। फिनॉल का मैंने क्या बताया कि ये जो C6H5O, ये जो फिन ऑक्साइड आयन हमारे पास होता है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये इस रिंग के अंदर चले जाते हैं बेंजीन रिंग में, जहाँ पर ये रोटेट करते हैं और रेजोनेंस की वजह से, और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन होती है, और ये एक स्टेबल एनाइन होता है जिसकी वजह से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं किससे, अल्कोहल से। ये बात समझाई मैंने आपको अभी डिटेल में। इसके बाद अच्छा, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जिसमें हमारे पास अगरचे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो चूँकि दोनों चीज़ें हैं ना, रेडिकल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन जो देता है रेडिकल, वो मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से देता है, एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। और ऑक्सीजन या जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ले रहा होता है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है कि इसको दे नहीं पाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए फिनॉल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो रहा होता है। तो इतनी ताकत से खींचता है इस इलेक्ट्रॉन को कि ये ऑक्सीजन दे ही नहीं पाता कभी इस H+ को वापस इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनिस्बत फिनॉल के। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फिर हम फर्दर क्या कर सकते हैं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को देख सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर ये 4 एसिड दिए जाएँ, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड, और कहा जाए बताओ इन चारों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो यहाँ पर यही देखते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम लगा होगा, मतलब रेडिकल जहाँ पर कम होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी वजह से फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इन तमाम एसिड के, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, इसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग होने लग रहा है बनिस्बत इंडक्टिव इफेक्ट के। इसकी वजह से HCOO ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम एक ही एसिड की बात करें, एसिडिक एसिड पे ही रहते हुए बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 एसिड है, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जो है PMC में 2020 के पास पेपर में आया था। अब उसमें अगर हम 4 स्ट्रक्चर बनाए, दिस इज एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो यहाँ जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हो रहा है, क्योंकि तीनों जो Cl है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5 दिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन तो खींच ही रहा है, साथ में ये तीनों क्लोरीन भी खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत दूर हो गया। तो वो कभी भी इन चारों मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटी रखता है वो ये वाला ऑक्सीजन रख रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाता है, जो कि मोस्ट स्टेबल एनाइन जनरेट यहाँ पर हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिपीट कर दी, इन सब चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा, तो आप जाकर क्या कर सकते हैं, MCQs को टिक आउट सही तरह से कर सकते हैं। रेशन ऑफ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर जो है वो 5 तरह से बना सकते हैं। RMGX से नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करके, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से और एरिन के ऑक्सीडेशन से। अब एक एक करके सबको बताता हूँ, एक एक एग्जाम्पल निकालते हैं सबसे, ठीक है। सबसे पहला तो हम बनाते हैं इसमें, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला बनेगा फ्रॉम RMGX,
अब RMGX किसे कहते हैं, पता है किसी को? यस, बिल्कुल सही। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बहुत मशहूर कंपाउंड है ना सेकेंड ईयर का, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? क्योंकि मेटल भी मौजूद है इसके अंदर, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल एग्जिस्ट करता है। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या है कि अगर आप RMGX लें और इसके रिएक्शन अगर आप CO2 से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है, CO2 से रिएक्शन कराने से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बन सकते हैं सिवाय किसके, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। आप जानते होंगे इससे फॉर्मिक एसिड नहीं बनता है, बाकी सारे बन जाते हैं। अब अगर मैं इसको क्या जनरल फार्मूले से करा देता हूँ, जनरल फार्मूले से करा दूँ तो मसला तो नहीं होगा। पढ़ा हुआ है ना, जनरल फार्मूले से करा देता हूँ, जनरल फार्मूले से करा दे रहा हूँ, ठीक है, जो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो RMGX से ही करा दे रहा हूँ, मतलब RCOOH इन दैट हम बना देंगे, सही है। प्लस अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से ओपन करते हैं ना, लाइक दैट। इसके बाद बॉन्ड ब्रेकेज किस तरह से होती है, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और यहाँ RMGX का बॉन्ड याद रखिएगा हमेशा कैसे इस तरह टूटता है, ये प्लस आ जाता है पार्शियली, ये माइनस आ जाता है, तो प्लस वाला माइनस से जाकर जुड़ता है और माइनस वाला प्लस से जाकर कंबाइन हो जाता है। तो ये रिएक्शन में हमारे पास क्या बन जाता है, दिस इज RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद OMGX, ये बनता है बच्चों। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं बना, अब ये प्रोडक्ट के बीच में है, तो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है ना बेटा। तो ये हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट, सही है। अब इसके बाद आगे जाकर क्या होता है बच्चों कि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी रिएक्शन वाटर से होता है, मतलब H+OH- से। इस बार क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाला माइनस से मिल जाता है और माइनस वाला प्लस से मिल जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड OH बन जाता है, प्लस और MgXOH बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। याद है रिएक्शन सबको? तो ये जो हमारे पास बना, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि कम से कम एक कार्बन यहाँ आएगा, कम से कम एक कार्बन यहाँ आएगा। एसिटिक एसिड बना सकते हैं, बात समझ में आ गई। अगर हम इसी रिएक्शन में अगर हम यहाँ पर R के बजाय डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर CH3MgCl ले लें और उसके रिएक्शन अगर हम CO2 से करा लें, तो क्या ये CH3COOH बन जाएगा, प्लस MgCl और OH डायरेक्ट बना रहे हो, बन जाएगा ना। ये कैसे बनेगा, मैकेनिज्म ऊपर है, तो मसला कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक एग्जाम्पल मैंने करा दिया इसमें, ठीक है। तो अब चूँकि हम एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा रिएक्शन को रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। ये सारे न्यू बुक से मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, सेकेंड ईयर की। ओल्ड बुक से नहीं करा रहा, ओल्ड बुक में इतने नहीं थे, जो रिपीटर्स हैं वो लास्ट में देख लें अगर कोई है तो दिस इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से भी हम कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विथ वाटर, बिल्कुल सही। जब भी हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब वाटर से रिएक्शन हो रहा है। नाइट्राइल किसे कहते हैं, RCN, यस, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज साइनाइड्स, अल्काइल साइनाइड्स, ये नाइट्राइल्स भी कहलाते हैं, ठीक है। इनसे भी बनाया जा सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोलिसिस करके, वाटर से रिएक्शन करेंगे। जनरल रिएक्शन कर लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा हो गया नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन वाटर से करना है तो बेटा HOH से कर देंगे। अब इसमें सिंपल क्या होगा कि ये वाला पार्ट इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास RC एक O एक्स्ट्रा आएगा, RCOOH बन जाएगा, प्लस NH अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लगा लेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन सकते हैं नाइट्राइल से। अगर हम एक बनाकर देख लेते हैं,
तो बेटा देखो CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस 2H2O, मतलब 2H2O डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 COOH एसिटिक एसिड बना बच्चों, प्लस अमोनिया। तो ये एसिटिक एसिड बन गया। अब देखो बैलेंस है, ये हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 3 4 और 4 5 7 है, 3 4 5 7, ठीक है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 के सारे बैलेंस हैं। तो ये नाइट्रोलिस जो नाइट्राइल्स उनकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास ये बन रहा है। तो इसमें बस ये N और H को हटा के अमोनिया अलग हो जाते हैं, फिर ये RCOOH बन जाते हैं, 2 लगा के बैलेंस कर लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसका नाम क्या है? अगर इसको कॉमन में नाम देंगे तो क्या हो जाएगा? ये CH3 हमारा हो गया मिथाइल, तो कॉमन में इसका नाम सिंपल क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड। ऐसे लिखते हैं ना बेटा, नोमेनक्लेचर भी साथ साथ क्लियर करते रहे। IUPAC में क्या होता है? अलग लॉजिक है। दोनों कार्बन को गिन के अल्केन नाइट्राइल के नाम से लिखते हैं ना, अल्केन नाइट्राइल। तो 2 कार्बन गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज इथेन नाइट्राइल। तो जब कॉमन देते हैं तो सिर्फ रेडिकल गिनते हैं, और जब IUPAC देते हैं तो पूरा गिन लेते हैं, मतलब साइनाइड का कार्बन भी गिनते हैं। तो ये इथेन नाइट्राइल कहलाएगा। तो मसला इससे भी फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकेगा आपके पास, क्योंकि HCN तो हम ले नहीं सकते हैं ना। तो इसमें भी सारे बन जाएंगे, सवाए लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट HCOOH, ठीक है। तो उसमें भी नहीं बन रहा है। तो मसला यहाँ तक, वो आगे से बन जाएगा, अगले प्रोसेस से बन जाएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? तो मसला तो नहीं है, सिंपल है, ईजी है। थोड़े से रिएक्शन होते हैं कॉम्प्लेक्स, बट जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझोगे तो मसला नहीं आएगा, ठीक है। मैं पूरे मैकेनिज्म आपको बता दूंगा। तीसरा, थर्ड उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड करा देता हूँ, तो ये दोनों लिंक करते हैं आपस में, ठीक है। तो पहले मैं आपको करा देता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो मतलब एक ही जैसे कनेक्टेड है। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है? ये एल्डिहाइड होता है RC, इसी को बोलते हैं, सबको पता है। दिस इज एल्डिहाइड, गुड। तो अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं RCOH, ये एल्डिहाइड हो गया। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किससे बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन से। ऑक्सीडेशन में ये होता है ना, नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, और नेसेंट ऑक्सीजन निकल कहाँ से रहा होगा? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, जो हम क्या लेंगे? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया पूरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इसको, चूँकि हमने पढ़ा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा एसिडिक मीडियम पर ऑक्सीडेशन करता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। इस ऑक्सीजन को क्या नाम देते हैं हम लोग? दिस इज व्हाट ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन। न्यूली बोर्न ऑक्सीजन होता है ना, ये हाईली रिएक्टिव होता है, यही करता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग क्या लेंगे? दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा, पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये हमारा RCOOH बन जाएगा। तमाम तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड इससे हम बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ले लूँ HC⋯OOH, ठीक है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड, पता नाम सबको, मिथानल। इसका नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, सेम कंडीशन लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, बन गया। बस ऑक्सीजन क्या होगा? इधर पे जाकर अटैच हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हैं इससे। अब आगे बढ़ते हैं, और थर्ड समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पर हमें चाहिए होता है। अच्छा देखो, यहाँ पर असल में ना जो मेन चीज़ है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पर जो है ना, हम इसको डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसनट्रेटेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज़ कर लेंगे ना, सिर्फ H2SO4 अगर आप यूज़ करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देगा, तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो जब ये K2Cr2O7 के साथ इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहा होता है, चूँकि माइल्ड करना होता है थोड़ा सा हमें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। हाँ, अगर किसी मेटल की ऑक्सीडेशन करनी है, कॉपर की, मैग्नीशियम की, तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको।
लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसके साथ ही यूज़ किया जाता है ताकि रिएक्शन थोड़ा सा स्लो रहे, फास्ट ना हो। ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद हम आते हैं बेटा फोर्थ क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक का फायदे, एक चैप्टर पढ़ोगे ना मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। चैप्टर एक ही पढ़ रहे हैं लेकिन हम हर चैप्टर से लिंक कर रहे हैं। अब यही टॉपिक आपको अल्कोहल में मिल जाएगा, अल्कोहल फिनॉल वाले टॉपिक में, ऑक्सीडेशन का, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है ना, इसका मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब चीज़ याद रखने की जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो अल्कोहल यूज़ किया जाएगा वो कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी भी हो सकता है। अभी फिलहाल मैंने लिख रहा, मैं नीचे यहाँ पे बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल समझते हो? प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बनता है? दिस विल फॉर्म एल्डिहाइड। फिर इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर यही आपका 1 डिग्री के बजाय अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो ऑक्सीडेशन करने पर आपको पता है एल्डिहाइड नहीं मिलेगा बल्कि कीटोन मिलेगा। हाँ, उस कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन से दोबारा आप क्या बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ये याद रखना चाहिए कि टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं इसलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री ये रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये पाथवे आपको पता होना चाहिए। तो कोई मसला नहीं होगा, कई सारे रिएक्शन कर लेंगे सिर्फ इस बात से, जो बात मैंने यहाँ लिखी है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, रिडक्शन जब हम करेंगे तो वो आगे बात करेंगे इस पर। ठीक है, तो अभी हम किसी भी 1 डिग्री से भी कर सकते हैं, 2 डिग्री से भी करके दिखा देता हूँ। मैं दोनों से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिखा देता हूँ। पहले 1 डिग्री से बना लेते हैं, मिथानॉल ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये मिथानॉल ले लेता हूँ, CH, ये है मिथानॉल बेटा, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, सही है। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कर लेंगे, अब सेम मैकेनिज्म है बेटा, मतलब सेम वही चीज़ है कि ऑक्सीडेशन करनी है तो K2Cr2O7 और साथ में H2SO4 इसमें भी लेंगे। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ये एक हाइड्रोजन और ये वाला एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा ना यहाँ पर, और प्लस वाटर लिबरेट हो जाएगा। फिर अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये 2 स्टेप में होगा। अब ये हमारे पास HCOOH आया, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कीजिए सेम तरह से, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो बन जाए, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड लेना था ना, गलत ले लिया मैंने। ओके, अब सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात समझ में आगे? तो सेम वही है, मतलब सेकंड स्टेप में वही हो रहा है जो यहाँ हमने किया। तो ऑक्सीडेशन से डायरेक्टली नहीं बनता, मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 स्टेप में जाकर बनेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर हम क्या ले लें? 2 डिग्री अल्कोहल ले लें। 2 डिग्री तो पता है ना भाई, 2 डिग्री जिसमें 2 जगह पर अल्फ़ा कार्बन की, ये तो हमारे पास 1 डिग्री था ना, अल्फ़ा कार्बन के साथ कोई रेडिकल हो ना हो तो वो हमारा 1 डिग्री है। 2 डिग्री में अल्फ़ा कार्बन के साथ 2 रेडिकल होते हैं, दैट्स कॉल्ड 2 डिग्री। जैसे कार्बन लिया, OH लिया बच्चों, यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ पर CH3 लिया, ये हुआ कि नहीं हुआ 2 डिग्री अल्कोहल? नहीं हुआ 2 डिग्री। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा कार्बन, इसके 2 जानिब रेडिकल, हो गया 2 डिग्री। इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड, कौन सा अल्कोहल होता है? दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं इसको। सॉरी, हो जाता है कभी कभी, हो जाते को जल्दबाजी में कभी कभार मैं गलत लिख देता हूँ, MCQs भी गलत कर देता हूँ, हो जाता है ये, और होता भी है समटाइम। तो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स में आकर फिर नीचे बोल रहे होते हैं, सर आपने ये वाला गलत बताया है। मतलब 200 MCQs करा रहा हूँ मैं क्लास में, अगर उसमें 2 गलत हो गए तो उसमें ये थोड़ी ना मतलब कि मैं कोई गलत चीज़ पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है 200 MCQs पढ़ाना आसान बात है, हालत ख़राब हो जाती है, आप खड़े हो जाओ यहाँ पर तो पता लगेगा। ठीक है, तो लेकिन बच्चे फिर वो कमेंट में लिख देते हैं
कि सर आप तो गलत MCQs करा रहे हैं, और कुछ बच्चे नहीं, 1000 में से एक MCQ, एक ऐसा कमेंट आ रहा होता है, बहुत सारे तो दुआएं दे रहे होते हैं, 1000 में से एक कमेंट ऐसा होता है, सर आपको तो खुद ही नहीं आता, आप तो गलत MCQ टिक मार कर, इसमें तो ये होगा ही नहीं। तो चैंपियन बन जाता है ना कमेंट करके, लाइक करेंगे लोग मेरे कमेंट को, वो छोटे मोटे सोच लोगों की, ये करते हैं बच्चे ऐसा। तो उन बच्चों को मैं ख़ास तौर पे बोलूँगा जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई हो जाती गलती कभी कभार, मैं बोल सही रहा होता हूँ, अच्छा बच्चे जानते हैं कॉन्सेप्ट सर के पक्के हैं बिल्कुल, गलती जल्दी में कभी कभार गलत कर देते हैं, कभी और ऑप्शन नहीं देख पाते, इंसान खता कर सकता, आप भी करते हैं, आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा बात करते हैं, है ना भाई, कितने MCQ गलत कर जाते हैं आप जल्दबाजी के चक्कर में। तो ये टीचर भी कर सकते हैं, और हर टीचर करते हैं। क्या ऐसा टीचर कोई आपको दिखा जिसने ज़िंदगी में सब चीज़ें सही MCQ निशान लगाए हो? नहीं, बड़े से बड़े प्रोफेसर भी होते हैं ना कहीं गलती कर जाते हैं। अब वो गलती जानबूझ के नहीं करते हैं, जल्दबाजी में कर देते हैं, कभी कुछ और सोच रहे होते हैं तो कर जाते हैं, तो ऐसा होता है, सही है ना भाई। तो ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चर इस तरह से बेकार हो गए, फजूल हो गए, नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है ना भाई। मतलब आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, 99% चीज़ें मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो ऐसे है ना भाई। अब ये हमारे पास ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको 2-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं हम, कॉमन IUPAC में बात करें। नेमिंग पे नहीं जा रहा अभी फिलहाल, हम रिएक्शन करें तो नेमिंग पे नहीं घुमा रहा आपको भी, ठीक है। इसकी हम लोग करते हैं कि ऑक्सीडेशन, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेम वही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैं इधर लगा लूँ ना तो ज़्यादा बेहतर है, इधर CH3 कर लूँ और इधर कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर आएगा ना हमारे सामने। एक H यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर। अब आप जानते हैं कि ये हमारे पास कीटोन बना, डायरेक्ट कमर्शियल नेम लिखता हूँ जिस नाम से मशहूर है ये एसीटोन, वैसे डाईमिथाइल कीटोन भी है, या प्रोपेनॉन भी है, ये सब नाम है ना इसके, मैं नेमिंग पे नहीं घुमा रहा, मैं सिर्फ एक एक नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस एसीटोन के फर्दर आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब इस एसीटोन के फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं ना, सेम रिएजेंट है K2Cr2O7 और H2SO4, सेम रिएजेंट है K2Cr2O7 और H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब क्या, अब देखो अब बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, गलती क्या होती है, वो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं इधर पे, जैसे बाकी इधर पे कर रहे हैं ना, इधर पे भी कर देते हैं और बना लेते हैं एस्टर। एस्टर बन जाएगा अगर आप यहाँ वो ऐड कर दो तो RCOOR। यह सबसे बड़ी भयानक गलती जो बच्चे करते हैं कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हुए। ऑक्सीजन कभी यहाँ पर ऐड हो गई नहीं ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस, बहुत खतरनाक मिथाइल ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप है। यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस कम तो ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड बना लेगा H के साथ, यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड नहीं बनाएगा। यहाँ पहले वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाने से पहले रिएक्शन कर जाएगा इस मिथाइल ग्रुप से। जब मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मिथाइल की कंबशन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के मिथाइल ग्रुप अलग हो जाएगा, तो CO2 और H2O बन जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ जगह खाली हो जाएगी, देन जाकर यहाँ पर क्या होगा, OH अटैच होगा जाकर, समझ गया। तो कीटोन की ऑक्सीडेशन ऐसे होती है। अल्कोहल तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, डायरेक्ट हो जाए यहाँ पे जाके अटैच हो गया, बॉन्ड बना लिया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन, कीटोन में ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच नहीं होता, पहले वो CH3 से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, देन जाकर ऑक्सीजन अटैच होता है। देखा रिएक्शन कभी ऐसा आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। फिफ्थ हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, 5वां तरीका जिससे हम लोग बनाते हैं तमाम ही कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वो हमारे पास होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एरीन, एरीन की ऑक्सीडेशन से। लेकिन याद रखिए कि इससे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा बनेगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसमें एक एरोमेटिक चेन होगी, इसमें बेंजीन रिंग होगी। तो साइक्लिक के जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एरीन किसे कहा जाता है, पहले तो ये समझा दो कि सर ये एरीन क्या चीज़ है। एरीन जो है ना, एरीन कहते हैं हम लोग अल्काइल बेंजीन को। अल्काइल बेंजीन जो है ना ये कहलाता है एरीन। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन मतलब कि बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के साथ अगर आप कोई भी अल्काइल रेडिकल अटैच कर दें, इसी को एरीन कहते हैं, ये अल्काइल बेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये अब आर रेडिकल इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसके जनरल रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो याद रखना है कि जब भी हम कोई एरीन लेते हैं, व्हेन एवर वी टेक एनी एरीन, और उस एरीन की ऑक्सीडेशन करते हैं। अच्छा, एरीन की ऑक्सीडेशन
अक्सर हम लोग KMnO4 की प्रेजेंस में करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो होगा क्या, ये जो R है ना, ये R हमारे पास, बस आपको ये याद रखना है कि ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड आकर हमारे पास बन जाएगा, इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड, नाम सुना होगा आपने, बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी ले सकते हैं रेडिकल। ये तो मैंने जनरल फार्मूला आपको बताया जिसके तहत हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। दिस इज़ जस्ट ए जनरल फार्मूला, जनरल रिएक्शन। अब इस पर अगर हम कुछ चीज़ें बनाकर देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजोइक एसिड। अब ये तो हमारे पास जो कंपाउंड लिया, दिस इज कॉल्ड टोलुइन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। टोलुइन भी कह सकते हैं, इसी को लोग मिथाइल बेंजीन कह सकते हैं। इज इट मिथाइल बेंजीन? ओके गुड। वैसे ज़्यादा मशहूर नाम इसका टोलुइन है। अच्छा, सबके अलग अलग नाम थोड़ी ना होता है। अब जैसे हम यहाँ C2H5 ले लें, अब इसका कोई अलग नाम नहीं है, इसको जस्ट क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इथाइल। इसका दूसरा कोई नाम नहीं, बस इथाइल बेंजीन है। इसकी ऑक्सीडेशन अगर हम कर लें KMnO4 के साथ, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेम याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी रेडिकल। इसी तरह से अगर हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं और उसके साथ ऊपर CH3 और CH3 इस तरह अटैच कर लेते हैं, इसको कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये। इज इट आइसोप्रोपाइल बेंजीन? इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कॉमनली हम इसको एक और नाम देते हैं, इसी को क्यूमीन कहा जाता है, क्यूमीन। अब इसकी भी ये भी एरीन ही एक तरह का, इसकी भी ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे तो सूरत में क्या होगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडिकल आप कोई भी लगा लो। अच्छा, मल्टीपल रेडिकल भी अटैच हो सकते हैं, देयर मे बी मल्टीपल रेडिकल्स अटैच्ड। लाइक एक और फॉर्मूला देखें कि यहाँ पर एक CH3 लिया और यहाँ पर एक CH3 लिया, इसको क्या कहेंगे, इसका क्या नाम होगा, पता है किसी को? कॉमन नेम, कॉमन नेम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन तो है ही है। कॉमन नेम इसका होता है ज़ाइलीन, सुना है कभी? दिस इज कॉल्ड ज़ाइलीन। और ऑर्थो पर लगा हुआ है पोजीशन पे, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोज़ाइलीन। इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम एक CH3 यहाँ लगा लें और एक CH3 यहाँ, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाँ, दिस इज मेटाज़ाइलीन, एमज़ाइलीन। बस मेटा पर लगा हुआ है ना, दूसरा एम पर लगा हुआ है, मेटाज़ाइलीन। और अगर हम एक और ले लें, CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, ये क्या लगेगा, दिस इज कॉल्ड पैराज़ाइलीन या पीज़ाइलीन कह सकते हैं। अब ये भी सारे एरीन हैं, दे आर ऑल्सो एरीन, ठीक है। अब इनकी भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। अब जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तीनों के ऑक्सीडेशन करते हैं, सेम मैकेनिज्म है, पोटेशियम पर मैग्नेट यूज़ किया जाएगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तीनों के अंदर। अब हुआ क्या कि जहाँ जहाँ पर CH3 है वहाँ पर COOH आ जाएगा, यही बनेगा इसमें। सेकंड वाला क्या बनेगा, मेटा पर आ जाएगा दूसरा COOH, और तीसरे वाले में अब देखो इसका IUPAC में कोई ना कोई नाम तो हो ही जाएगा, डाईबेंजोइक एसिड करके, इस तरह से बेंजीन डायोइक एसिड करके। मैं इसका कॉमन नेम आपको बता देता हूँ, कॉमन नेम ही ज़्यादा मुश्किल होता है याद रखना, IUPAC तो निकल ही जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास कहलाता है, ये जो कंपाउंड इसका लोग बोलते हैं कॉल्ड पैथेलिक एसिड, ये पैथेलिक एसिड कहलाता है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड आइसोपैथेलिक एसिड। और ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टरपैथेलिक एसिड। तो ये सारे हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है एरोमेटिक में, सारे डाई कार्बोक्सिलिक है लेकिन एरोमेटिक चेन के साथ है।
तो ये हमारे पास बनता है। तो ये सब उसी रिएक्शन के ना अलग अलग वैरायटीज़ में बता रहा हूँ कि किस तरह से आयरीन की हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बनाते हैं। समझ में आई बात सबको? बस लिख लो।